हटा मूल देंगे। निवासी बहुजन समाज है जिसको बोला जाता है। मूल निवासी बहुजन समाज को अलग अलग जातियों की पार्टियों में डिवाइड कर करके आप सत्ता में आ जाएंगे अगर ईवीएम हटा दी गई तो जाति क्या हमारे बाप दादाओं ने बनाई क्या? जाति नहीं हम लोगों जाति ने बनाया। ठीक है हम ठीक है मानते हैं कि जाति के आधार पर जाति बाप दादाओं ने नहीं बनाई तो बाप दादाओं ने तो ये भी नहीं कहा कि जाति के आधार पर बांट के रखना। जात के आधार पर बांट के नहीं रखना, लेकिन तो जाति जब अलग बनाई अलग गई। पार्टियां बना लेना और जाति के आधार पर बांट के रखना, बाप दादा ने तो ये भी नहीं बोला। नमस्कार, जोहार, जय निवासी। मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस रिपब्लिका, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। साथियों, हमारे साथ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के मंडल अध्यक्ष आजमगढ़ मंडल से माननीय अभय यादव जी जुड़ चुके हैं और जानते हैं आपकी पिछड़ा वर्ग जो है उसकी आबादी जो है लगभग 60% 60% के आसपास है या 60% से ज्यादा हो सकती है अगर पिछड़े वर्ग की काउंटिंग किया जाए तो। बिहार का भी इलेक्शन निकला है और इलेक्शन का रिजल्ट आप लोगों ने देखा ही कि क्या कुछ हुआ है। इन सब बातों को लेकर के हमारे साथ अभय यादव जी हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। क्या बोलेंगे सर अभय जी बिहार के इलेक्शन के परिप्रेक्ष्य में? क्या बोले क्या, वहां मतगणना हुई, सरकार बनी एनडीए की। मतगणना हुई, सरकार बनी एनडीए की। लोगों में चर्चा तो विपक्ष की थी, इंडिया गठबंधन की थी, मगर एनडीए की सरकार बनी। क्या बोलेंगे? इंडिया गठबंधन की चर्चा थी तो इंडिया गठबंधन के लोग तो बने नहीं, और ना बनने का कारण है क्योंकि जब तक ईवीएम मशीन से वोटिंग होगी तब तक शायद इंडिया गठबंधन क्या मतलब बीजेपी को छोड़ के कोई दूसरा बन ही नहीं सकता। क्या कहेंगे? एक बात तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे, जब भी विपक्ष चुनाव हार जाता है तो विपक्ष भी, आप लोग तो ईवीएम का मुद्दा काफी अरसे से चला ही रहे हैं, मगर विपक्ष जो है इलेक्शन के पहले ईवीएम के मुद्दे को नहीं छेड़ता है। जब इलेक्शन हार जाता है तो ईवीएम चिल्लाने लगता है। क्या बोलेंगे? जब हार जाता है तो चिल्लाने लगता है, उसके पहले किसी को मतलब ख्याल नहीं रहता है कि हाँ, माननीय वावन मेश्राम साहब का नाम सुने होंगे आप, जो भारत मुक्ति मोर्चा के और वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनको शायद आप जानते होंगे, आप मीडिया से हैं, आप पत्रकार भी हैं। तो इन्होंने 10 साल से ऊपर का समय जो है कि ईवीएम को जो है दिया, ईवीएम से चोरी होती है, ये 2011 से माननीय वावन मेश्राम साहब इस बात को उठा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं, यहाँ तक कि विपक्षी नेताओं को भी बता रहे हैं। माननीय तेजस्वी यादव जी से भी मुलाकात हुई, माननीय अखिलेश यादव जी से भी मुलाकात हुई, और जितने भी बहुजन समाज के या 85% के नेता हैं प्रतिपक्ष के, उन सारे लोगों से बात हुई उनकी। लेकिन उन्होंने कहा कि ईवीएम, तो ये लोग क्या कहते थे कि नहीं, ईवीएम से चोरी होती ही नहीं, ईवीएम से चोरी नहीं होती है। लेकिन आज माननीय वावन मेश्राम की बात, साहब की बात सत्य हो गई कि बिहार में लहर थी आरजेडी की और चुनाव जीत गया एनडीए। तो कहीं ना कहीं ईवीएम से घोटाला होता है, ईवीएम से। अब एलन मस्क जो है, एलन मस्क का नाम सुने होंगे आप। एलन मस्क ने इस बात को कहा कि ईवीएम से चुनाव कराना मतलब सही नहीं है, ईवीएम से चोरी हो सकता है, ईवीएम मतलब दोषी हो सकता है। और इस बात को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने
माना, एक्सेप्ट किया, उनका जजमेंट है 8 अक्टूबर सन 2013 का कि फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव यानी पारदर्शिता चुनाव नहीं हो सकता ईवीएम से। लेकिन विपक्ष के लोगों को समझ में नहीं आता है। चलिए मान लिया कि तेजस्वी जी ने ईवीएम का विरोध नहीं किया, ईवीएम से चुनाव करवाया उन्होंने। राहुल गांधी के बारे में क्या बोलेंगे? अरे कांग्रेस के बारे में क्या बोलेंगे? कांग्रेस तो ही ईवीएम को लाई ना, दूसरा थोड़े कोई लाया। और कांग्रेस और बीजेपी आप क्या समझ रहे हैं? दो पार्टी है? दो पार्टी नहीं है, एक है। कांग्रेस और बीजेपी एक ही है, दो नहीं है, एक ही है। एक मुझे बताएंगे अभय जी मुझे बताएंगे आप कि तेजस्वी जी ने ईवीएम की बात नहीं की, कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने ईवीएम की बात नहीं की, तो बिहार से अगर बाहर निकलेंगे या बिहार के अंदर ही अदर जो लोग हैं SC ST OBC की पार्टियां बना करके चला रहे हैं, वो लोगों ने कितनी बात की? उत्तर प्रदेश के अंदर SC BC की पार्टी के लोगों ने, अध्यक्षों ने ईवीएम को रिमूव करने के लिए कौन सा आंदोलन किया? आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं कि जानकारी और समझदारी में अंतर है। ये जानकारी और समझदारी दो है, एक नहीं है, दो है। जो जानकार है वो समझदार नहीं है। तो हमारे जितने भी बहुजन समाज के नेता हैं उनको आप जानकार मानिए या समझदार मानिए, एक ही है उसमें से। समझदार तो हो नहीं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आप पब्लिक गैदरिंग के लिए, लोगों को डिवाइडेशन करने के लिए, जात के नाम पर डिवाइडेशन करने के लिए तो आप समझदार हैं। SC के नाम पर, बाबा साहब के नाम पर लोगों को अलग पार्टी बनाने के लिए आप समझदार हैं। बाबा साहब के नाम पर लोगों को इकट्ठा करने के लिए आप समझदार हैं, और OBC के नाम पर लोगों को इकट्ठा करने के लिए आप समझदार हैं। मगर जब एक्चुअल लड़ाई आती है, एक्चुअल मुद्दे की बात होती है, ईवीएम रिमूव करने की बात होती है, तो आप उस पर नासमझ बन जाते हैं। तब बोलते हैं कि हम नासमझ हैं, और आप जैसे लोग उनको नासमझ समझदार नहीं बताते हैं। तो हम कहा उनको समझदारी और जानकारी में मैं तो बताया हूं कि समझदार जो हो सकता है वो जानकार नहीं हो सकता, जानकार हो सकता है वो समझदार नहीं हो सकता। जानकारी है लेकिन समझदारी नहीं है। अब मान लीजिए कि वावन मेश्राम साहब ने 2020 के पहले माननीय तेजस्वी यादव जी को मंच पे बुलाया और बैठे और उनको बताए कि देखिए ईवीएम से ये घोटाला होता है, ईवीएम से चुनाव अगर होगा तो आप परफेक्ट चुनाव हार जाएंगे। आज से 5 साल पहले की बात है। वही हाल यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश में 2022 में अखिलेश यादव जी को कहा, माननीय अखिलेश यादव जी को कहा है, लेकिन इनको समझ में नहीं आता है, क्योंकि इनका जो है कि सचिव कोई और है, इनको चलाता कोई और है, बताता कोई और है। तो 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं जी। मुझे तो नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश के नेता लोग, उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय पार्टियों के अध्यक्ष जो लोग हैं, SC BC के जो लोग हैं, वो लोग इस रवैये पर अपनी गवर्नमेंट बना लेंगे, अपनी सत्ता बना लेंगे, या मनवांछित सीटें ले आ पाएंगे अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से। मुझे तो नहीं लगता। जब तक ईवीएम मशीन है तब तक कोई भी भाजपा के अलावा कोई नहीं जीत सकता। यह बात माननीय वावन मेश्राम साहब 11 साल 10 साल से समझा रहे हैं लोगों को, लेकिन लोगों के दिमाग में घुसता नहीं। अब लोग कह रहे हैं कि नहीं, अब मेश्राम साहब की बात सत्य है कि नहीं, होता है। अभी नारा राहुल गांधी जी ने नारा दिया, वोट छोड़ चोर, वोट छोड़ गद्दी छोड़, नारा उनका चला। तो जब चोर गद्दी छोड़ का नारा दे रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़, तो चोर का नाम तो बताना चाहिए। आपके घर में मान लीजिए चोरी हो गई, आपको पता है कि यही चोर है, तो आप जब जानते हैं कि चोर का नाम आपको बखूबी पता है, तो आप चोर का नाम बताइए ना कि यही चोर है, यही चोरी कर रहा है। तो उसी तरह राहुल गांधी जी से माननीय वावन मेश्राम साहब का आंदोलन दबाने के लिए ये लोग कर रहे हैं। अरे भाई, जब कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, तो ईवीएम का नाम लीजिए ना।
कि ईवीएम से वोट की चोरी होती है, ईवीएम से होती है, ईवीएम बैन होना चाहिए। अभी उनके कार्यक्रम में एक आदमी पूछा राहुल गांधी जी से कि क्या अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार आती है तो क्या निजीकरण खत्म हो जाएगा? तो इस पे राहुल गांधी जी ने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता। तो हम कैसे मान लें कि राहुल गांधी जो है कि इंडिया गठबंधन के लोगों को जो है कि बना रहे हैं, इनको मुख्यमंत्री बना देंगे, उनको दूसरी मुख्यमंत्री, बात एक मिनट, उनकी भी तो सरकार है कई राज्यों में, क्यों नहीं वहां ईवीएम बैन करवा रहे हैं? करना चाहिए ना, कई जगह आप लोगों ने एससी बीसी की पार्टियां बना करके जो लोगों को डिवाइड कर रखा है। उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं कि 3-3, 4-4 अनुसूचित जाति की पार्टियां हैं, ओबीसी की पार्टियां हैं। तो क्या आप क्या समझते हैं कि ईवीएम, मान लीजिए ईवीएम हटा दी जाए, तो क्या पब्लिक को डिवाइड करके आप सत्ता में आ जाएंगे? नहीं, ईवीएम को जब हटा देंगे, बहुजन समाज है जिसको बोला जाता है, मूल निवासी बहुजन समाज को अलग अलग जातियों की पार्टियों में डिवाइड कर करके आप सत्ता में आ जाएंगे अगर ईवीएम हटा दी गई तो जाति क्या हमारे बाप दादाओं ने बनाई क्या? जाति हम लोगों ने बनाया। ठीक है, हम मानते हैं कि जाति के आधार पर, जाति बाप दादाओं ने नहीं बनाई, तो बाप दादाओं ने तो ये भी नहीं कहा कि जाति के आधार पर बांट के रखना। जात के आधार पर बांट के नहीं रखना, लेकिन तो जाति जब बनाई गई, बना लेना और जाति के आधार पर बांट के रखना, बाप दादा ने तो ये भी नहीं बोला। क्या बोला? बाप दादा ने तो ये नहीं बोला था ना, बाप दादा ने ये नहीं बोला था ना कि जात के आधार पर पार्टी बना के हमारे लोगों को बांट के रखना, ये तो नहीं बोला था ना उन्होंने। जात के आधार पर पार्टी अगर नहीं तो क्या कौन नहीं जाति की पार्टी बना रहा है बताइए तो? बीजेपी में नहीं जाति की पार्टी है, आरएसएस में नहीं जाति की पार्टी है। आरएसएस का आज बीजेपी को कैसे जाति की पार्टी बोल सकते हो? उसमें तो सभी वर्गों के लोग, सभी जातियों के लोग काम कर रहे हैं। आपके लोग भी उसमें काम कर रहे हैं, अनुसूचित जाति के लोग भी काम कर रहे हैं, कांग्रेस में भी काम कर रहे हैं, अनुसूचित जाति के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी लगे हुए हैं साहब। हमारे लोग काम कर रहे हैं। तो आरएसएस का आज तक चीफ जो है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष एक जाति को छोड़ के क्यों नहीं दूसरी जाति को बना दे रहे हैं? वो भी तो है, एक संगठन है ना भारत में, नहीं है? नहीं तो आप बोलते हैं कि एससी बीसी को कांग्रेस बीजेपी में काम नहीं करना चाहिए, हमारी जाति के पार्टियों में काम करना चाहिए, तो वो लोग तो उसमें जाके काम कर रहे हैं। तो फिर उन लोगों को जानकारी से बने हुए हैं। नहीं, उनको जानकारी नहीं है। जिस दिन जानकारी हो जाएगी उस दिन वो नहीं जाएंगे उधर, इधर आएंगे। जब सवाल पैदा होता है आपको लेकर के, आप एससी बीसी के नेताओं पर जब सवाल पैदा होता है तो आप बोल रहे हैं कि जानकारी नहीं है। उनको अपना हित साधने के लिए जानकारी है, उनको अपना हित साधने के लिए सब कुछ पता है, जानकारी है, मालूम है, लेकिन जब जनता की बात आती है तो आप लोग बोलते हैं कि जानकारी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। कैडर और क्राउड में अंतर समझते हैं आप? कैडर समझते हैं? कैडर तो कैडर और विचारधारा जो है, विचारधारा बस वो भारत में दो ही लोगों के पास है, दो ही संगठन के पास है। एक आरएसएस के पास है, दूसरा वामसेप के पास है। तो ऐसे हालात में जिस तरीके से बिहार का चुनाव गुजरा है, उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है, क्या परिणाम देखते हैं आप उत्तर प्रदेश में? मैं तो पहले बता दिया हूं आपको कि जब तक ईवीएम मशीन है तब तक बीजेपी को छोड़ के कोई दूसरा आने वाला नहीं है सत्ता में। जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि नहीं 8 अक्टूबर का कि फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, तो फिर चुनाव आयोग, तो इसका मतलब कि चुनाव आयोग बदमाशी कर रहा है। चुनाव आयोग को तो चाहिए। अबे जी, आप राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के मंडल अध्यक्ष हैं आजमगढ़ मंडल से, कहीं न कहीं पिछड़ा वर्ग एससी और एसटी भी पिछड़ा ही है, एसटी और एसटी भी पिछड़ा है, ओबीसी भी पिछड़ा है। तो ये जो समूह है एससी एसटी ओबीसी का पिछड़ा, पूरे देश के पैमाने पर क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे हालात को देखते हुए? मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि एससी एसटी और ओबीसी
एंड माइनॉरिटी जब तक साथ नहीं आएंगे, जब तक साथ में नहीं होंगे और जब तक विचारधारा से नहीं जुड़ेंगे, तब तक इस देश में सत्यानाश होता रहेगा। और विचारधारा एक ही जगह आपको मिल सकती है, वो है वामसेप, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय वावन मेश्राम साहब और भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वावन मेश्राम साहब। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी समाज को जगाने में। मानवर कांसीराम साहब के बाद अगर कोई भारत में नेतृत्व करता है, बहुजनों का नेतृत्व करने वाला है, तो वह है माननीय वावन मेश्राम साहब, और कोई नहीं है। जब तक वामसेप से, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा से नहीं लोग जुड़ेंगे, भारत मुक्ति मोर्चा से नहीं लोग जुड़ेंगे, बेरोजगार मोर्चा से नहीं जुड़ेंगे, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। ओके अभय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।